छोटे बहन भाइयों की आपस में लड़ाई तो हो ही जाती है, मगर कुकू हर समय अपनी बहन से लड़ता था। वो किसी भी बात पर गुड़िया से प्यार से ना बोलता। वो हर समय अपनी बहन से लड़ाई करता। मम्मा मम्मा, देखें, बहना ने मेरे भोजन में चोंच डाल दी। मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा। कुकू बेटा, आपकी बड़ी बहन है, कोई ऐसे भी करता है अपनी बहन से? भैया, मैंने चोंच ही तो डाली है, मैंने कौन सा आपका भोजन खा लिया है? तुम गंदी हो तुम। ऐसा कहते हुए कुकू अपना मुंह दूसरी तरफ करके लेट जाता है। गुड़िया बहुत विनती करती है अपने भाई की, मगर वो नहीं मानता। दूसरे दिन गुड़िया बैठी दूध उबाल रही थी और उसकी मम्मा जंगल में गई हुई थी। पीछे से कुकू आकर गुड़िया को धक्का दे देता है और गुड़िया का पंख जल जाता है। डर गई, गुड़िया डर गई। मेरा पंख जल गया है, देखो, आ लेने दो मम्मा को, मैं सब बताऊंगी। एक पंख ही तो जला है, कौन सा तुम मर गई हो? अगर तुम ना होती तो गुड़िया तुम्हारे हिस्से का भोजन भी मैं खाता। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। सबके भाई अपनी बहनों से इतना प्यार करते हैं, मगर एक आप हो कि हमेशा मुझसे लड़ाई करते हो। फिर उनकी मम्मा भी आ जाती है। कुकू अब डरा हुआ था कि गुड़िया मम्मा को सब बता देगी, मगर गुड़िया चुप रहती है। वो अपनी मम्मा को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मम्मा कुकू को डांटे। बच्चों, आप जाओ और नदी से पानी पी आओ, और हाँ, पहाड़ों की तरफ न जाना, जल्दी घर लौट कर आ जाना। फिर कुकू और गुड़िया नदी से पानी पीने चले जाते हैं। नदी पर जाकर कुकू अपनी बहन गुड़िया से कहता है, गुड़िया, मैं पहाड़ों पर जा रहा हूँ। नहीं भाई, मम्मा ने पहाड़ों पर जाने से मना किया था। मैं तो जाऊंगा, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? ऐसा कहते हुए कुकू पहाड़ों की तरफ उड़ता है। वहाँ जरूर कुछ बुरा होगा, कोई खतरा होगा पहाड़ों पर, जो मम्मा हमें वहाँ नहीं जाने देती। इस कुकू ने तो मुझे बहुत तंग कर रखा है। ऐसा कहते हुए गुड़िया भी कुकू के पीछे उड़ती है। कुकू, रुको रुको भाई, आगे मत जाना। मगर कुकू और भी तेज उड़ता है। वो दूर निकल जाता है और पहाड़ों पर पहुंच जाता है। वो थक जाता है और एक सूखे पेड़ पर बैठ जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब एक बड़ी चील पीछे से आकर कुकू को पकड़ लेती है। छोटे बच्चे, बहुत दिनों से मैंने मांस नहीं खाया, आज तो मेरी पार्टी हो गई। मुझे छोड़ दे। पीछे से गुड़िया भी आ जाती है। अपने भाई को चील के पंजों में देखकर गुड़िया शोर मचाती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरे भाई को बचाओ, आप मेरे भाई को छोड़ दें, अगर आपने खाना ही है तो मुझे खा ले। वाह, बड़ा प्यार है तुम्हें छोटी चिड़िया अपने भाई से। मुझे तो मांस चाहिए, अगर तुम चाहो तो खुद को मुझे देकर अपने भाई की जान बचा सकती हो। गुड़िया बहन, आप जाएं यहाँ से, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने हमेशा आपसे लड़ाई की है, और अगर आज मैं आपका कहना मान लेता तो ये सब ना होता। नहीं भाई, एक बहन कैसे अपने भाई को मरता देख सकती है? चील आंटी, आप मुझे पकड़ लें और मेरे भाई को छोड़ दें। मैं बड़ी हूँ, मुझे खाने
से आपका पेट भी भर जाएगा। फिर चील कुकू को छोड़कर गुड़िया को पकड़ लेती है और वहाँ से उड़ जाती है। मम्मा चिड़िया कबूतर को साथ लेकर अपने बच्चों को ढूंढने आती है तो कुकू शोर मचाता है। मम्मा, मम्मा, वो देखें, चील गुड़िया बहन को ले गई है। बिना समय जाया किए कबूतर और मम्मा चिड़िया चील का पीछा करते हैं और बहुत बहादुरी से चील के पंजों से गुड़िया को आजाद करवा लेते हैं। चील भी घायल हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। कबूतर के सर से भी खून बह रहा था। ऐसे वो सब सुरक्षित वापस आ जाते हैं। गुड़िया, आप अपने भाई को साथ लेकर पहाड़ों पर क्यों गई थी? मम्मा, सॉरी, मैं भूल गई थी। मगर कुकू जानता था कि पहाड़ों पर तो पहले वो गया था, इसलिए वो बोलता है, मम्मा, मुझे माफ कर दें, पहाड़ों पर पहले मैं गया था। गुड़िया बहन तो मुझे चील से बचाने के लिए वहाँ गई थी। गुड़िया बहन, मैं फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगा। आज मुझे पता चल गया है कि बहन तो अपने भाई के लिए अपनी जान भी दे सकती है। फिर गुड़िया अपने भाई को गले से लगा लेती है और फिर वो दोनों बहन भाई हमेशा प्यार से रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी बात पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। गेहूं की फसल पककर तैयार थी। जंगल में हर तरफ हर खेत गेहूं की बालियों से सुनहरा दिख रहा था। कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा और बुलबुल का बेटा बुलबुला दोनों घर से निकलते हैं। वो सीधे चिड़िया के बेटे कुकू के पास जाते हैं जो नदी पर बैठा हुआ था। कुकू, मैं और बुलबुला रोज चाचा कबूतर से मजे मजे की चीजें खाते हैं। क्या तुम भी हमारे साथ जाओगे चीज खाने? मगर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। पैसों की कोई जरूरत नहीं है। हम खेतों से गेहूं की बालियां चुराएंगे और उनमें से दाने निकालकर चाचा कबूतर को बेच देंगे और मजे करेंगे मजे। ये तो चोरी हुई। छोड़ो यार, खाने पीने की क्या चोरी हुई। चलो हम सब मिलकर जाते हैं। आप जाइए और मैं अपनी मम्मा से पूछ कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू अपने घर चला जाता है। जग्गू और बुलबुला अपने काम पर निकल जाते हैं। वो दोनों सीधे एक खेत में जाते हैं। वहाँ से जग्गू गेहूं की बालियां तोड़ता है और बुलबुला उन्हें एक बोरी में डालता है। मम्मा, जग्गू और बुलबुला गेहूं की बालियां चुराकर रोज चाचा कबूतर को बेचकर चीजें खाते हैं। मम्मा, एक दिन के लिए मैं भी उनके साथ चला जाऊं? बेटा, आपने उन्हें मना नहीं किया। चोरी करना बुरी बात है। मम्मा, प्लीज बस एक बार। बेटा, मैं कैसे आपको चोरी करने की इजाजत दे सकती हूँ? आप देखना, एक ना एक दिन उनके साथ कितना बुरा होता है। फिर कुकू चुप करके बैठ जाता है। ये ले चाचा जी, ये ले गेहूं और हमें 2 बड़ी वाली चॉकलेट और आम वाली कैंडी दे दें। ये हर रोज तुम गेहूं कहाँ से ले आते हो? कहीं चोरी तो नहीं करते हो? ना ना चाचा जी, ना, मेरे मामा जी का गेहूं का खेत है। मैं वहाँ से लाता हूँ गेहूं। मेरे मामा जी मुझे खुद देते हैं। वो ऐसे झूठ बोलते, चोरी करते और सारे बुरे काम करते थे। घर जाकर जग्गू अपनी मम्मा को भी कुछ चीजें दे देता।
मम्मा मम्मा, मैंने और बुलबुले ने आज चील आंटी के खेत से गेहूं चुराए थे और कबूतर अंकल को देकर ये चीजें ली हैं। शाबाश मेरा बेटा। हाँ, मगर कहीं पकड़े ना जाना। मम्मा, मैं पापा की तरह का चोर नहीं हूँ जो पकड़ा जाऊंगा। हाँ जग्गू, तुम्हारे पापा तो जब भी चोरी करते हैं पकड़े ही जाते हैं। फिर वो माँ बेटा बैठकर चीजें खाने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मेरे खेत से मेरी फसल कम क्यों हो रही है? शायद कोई चोर मेरी फसल चुरा रहा है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसा सोचते हुए मिठू तोता अपनी गेहूं की फसल के गिर्द एक लंबी रस्सी लगाकर उससे घंटी बांध देता है और खुद छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद जग्गू भी बुलबुले को साथ लेकर आ जाता है। बुलबुले, थैला कहाँ है? थैला मेरे पास ही है। तुम जल्दी से गेहूं की बालियां तोड़ो और मैं इन्हें थैले में डालता हूँ। थोड़ा जल्दी करो, मम्मा कहती हैं मिठू अंकल बहुत तेज है। उसने कई बार मेरे पापा को चोरी करते हुए पकड़ा है। फिर वो दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। जैसे ही जग्गू का पंख रस्सी से टकराता है, घंटी जोरों से बजने लगती है। घंटी की आवाज सुनकर मिठू भी वहां पहुंच जाता है। बुलबुले, भागो भागो। बुलबुले, हम फंसने वाले हैं। मगर तब तक मिठू आ गया था। अगर भागने की कोशिश की तो बहुत पिटाई करूंगा। ऐसा कहते हुए मिठू उन दोनों छोटे पक्षियों को रस्सी से एक पेड़ के साथ बांध देता है। अंकल मिठू, हमें माफ कर दें। हम फिर कभी इस दिशा में नहीं आएंगे। मैं अभी तुम्हारे मम्मा और पापा को बुलाता हूँ और उन्हें तुम्हारी सारी शरारत बताता हूँ। अंकल अंकल, मेरे पापा नहीं हैं, प्लीज मुझे छोड़ दें। मिठू को बुलबुले पर दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है। वो वहाँ से भाग जाता है और जग्गू के मम्मा और पापा को बुला लेता है। देख लो अपने बेटे के काम, मेरा सारा खेत खाली कर दिया है तुम्हारे बेटे ने। मिठू प्लीज बस एक बार मेरे बेटे को छोड़ दो। मिठू, हमारा बेटा फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। उड़ती हुई चिड़िया और कुकू भी वहाँ आ जाते हैं। जग्गू को रस्सियों से बंधा हुआ देखकर कुकू को समझ आती है कि अगर आज वो भी जग्गू के साथ चोरी करने आया होता तो वो भी रस्सियों से बंधा हुआ होता। मिठू भैया, जग्गू अभी छोटा है, आप इसे माफ कर दें। आंटी चिड़िया, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। फिर मिठू चिड़िया का कहना मानकर जग्गू को छोड़ देता है। ऐसे जग्गू के बुरे काम की वजह से उसे सजा मिलती है और उसके मम्मा और पापा को भी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में सहमे हुए बैठे थे। चिड़िया, उसका पति और उनका एक बेटा भी अपने घर में बैठे हुए थे। कुकू के पापा, अगर ऐसे ही बारिशें होती रही तो कैसे चलेगा? अब तो 2 दिन से कुकू ने भी कुछ नहीं खाया। मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। पापा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मेरे पेट में भूख के कारण बहुत दर्द हो रहा है। कुकू की मम्मा, अब मुझे जाना होगा। मुझे अपने बेटे की खातिर घर से निकलना होगा। परंतु बाहर तो जोरों की बारिश लगी हुई है। आप कैसे भोजन ढूंढ कर लाएंगे ऐसी बारिश में? मैं अपने परिवार को भूख से मरता भी तो नहीं देख सकता। हालात जैसे भी हों, मुझे अपने परिवार को भोजन लाकर देना ही होगा। मैं जल्द लौट कर आ जाऊंगा। हम आपका इंतजार करेंगे। ऐसे तेज बारिश की परवाह किए बिना पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है।
वो बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ तोते के घर की तरफ जाता है। वो दस्तक देता है। कौन कौन है ऐसी बारिश में? मैं टुनटुना हूँ। तोता दरवाजा खोलता है। अब तो कुकू के पेट में भूख से दर्द हो रहा था। 2 दिन से हम उसे खाने को कुछ भी ना दे सके, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर घर में कुछ है तो मुझे दे दो। यार टुनटुने, मेरे पास घर में एक ही अमरूद था, वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले खा लिया है। अगर आप पहले आ जाते तो वो अमरूद आप कुकू के लिए ले जाते। फिर टुनटुना निराश होकर कबूतर की तरफ जाता है। अंडे के पापा, आज शाम तक हमारे अंडे से बच्चा निकल आएगा, और अगर छोटे बच्चे को भोजन ना दिया तो कुछ भी हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कोई और पक्षी भी तो नजर नहीं आ रहा पूरे जंगल में। अगर किसी का साथ मिल जाए तो मैं भोजन ले आता। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। ऐसे ही वहाँ टुनटुना आ जाता है। कबूतर, मैं तोते के पास गया था कुछ खाने को लेने, परंतु उसके पास तो कुछ भी ना था। मेरा बच्चा बहुत भूखा है, क्या कुछ खाने को है आपके पास? भाई जी, हमारे तो अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है और घर में एक दाना भी नहीं है। हम तो खुद बहुत परेशान हैं। अच्छा ही हुआ जो आप मेरी तरफ आ गए। आपको देखकर मुझे भी कुछ हौसला हुआ है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ और हम मिलकर कुछ खाने को ढूंढ लाते हैं। हम जाएंगे किस दिशा में? बाहर जाकर देखते हैं, किसी ऊंची जगह से ही भोजन मिल सकता है, बाकी तो पूरे जंगल में पानी ही पानी है। फिर कबूतर और टुनटुना वहाँ से उड़ते हैं। वो अभी थोड़ा ही दूर गए थे कि सामने कौवा और कवरी बैठे हुए देख वो दोनों उनके पास चले जाते हैं। भोजन के लिए निकले हो क्या? हाँ, भोजन को ही जा रहे थे कि आपको देखकर आपके पास आ गए। ऐसी बारिश में भोजन ढूंढना तो एक बड़ी चुनौती है। अब तो हमें भोजन पहाड़ों से ही मिल सकता है, क्योंकि वहाँ बारिश का पानी अभी तक नहीं पहुँचा होगा। इसका मतलब आप भी भोजन ही ढूंढ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम सब एक साथ इकट्ठे हो गए। इससे मेरा खौफ थोड़ा कम हो गया है। तो फिर चले हम पहाड़ों पर ही चलते हैं। वो सब इकट्ठे वहाँ से उड़ते हैं। वो सब जैसे ही पहाड़ों पर पहुँचते हैं तो बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू जी, ऐसे मौसम में मुझे आसमानी बिजली से बहुत डर लगता है। गोरी, कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करो, क्यों हमें डरा रही हो? घर में बैठकर भी तो सबने भूख से मरना ही था। अब घर से निकले हैं तो भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। फिर अचानक से कालू कौवे की नजर थोड़ी दूर पानी में चावलों के दानों पर जाती है। वहाँ तो ढेर सारे चावल थे। भोजन, हमें भोजन मिल गया। वो देखें, सामने चावल हैं। चावल देख तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसी बरसात में चावल तो उनके लिए बड़ी खुशी थी। अब हमें चावल लेकर यहाँ से जल्दी जल्दी वापस जाना चाहिए। नहीं कबूतर, हम यहाँ बैठकर थोड़ा इंतजार करते हैं। बारिश पहले से ज्यादा तेज है। जैसे ही बारिश थोड़ा कम होगी, हम चावल लेकर घर वापस चले जाएंगे। मुझे तो भूख बहुत ज्यादा सता रही है। आप बैठे, मैं थोड़े से चावल खाकर आती हूँ। हम सब इकट्ठे जाते हैं, थोड़ा इंतजार कर लो बारिश के कम होने का। ना जी, मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा। ऐसे कहते हुए गोरी चावलों के पास जाती है और चावल खाना शुरू कर देती है। वो बहुत भूखी थी, इसलिए वो तो जल्दी जल्दी से चावल खा रही थी। तेज बारिश के कारण एक पत्थर पहाड़ से नीचे गिरता है और वो पत्थर सीधा गोरी कवरी के पंख पर लग जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ। गोरी का शोर सुनकर सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। गोरी, तुम्हारे तो पंख से खून निकल रहा है। अब अगर जल्दी से गोरी के जख्म पर पट्टी ना हुई तो खून ज्यादा निकल जाएगा।
कालू, आप गोरी के पास ही रहें, मैं और कबूतर बुलबुल को बुला कर लाते हैं। कबूतर भैया जल्दी जाओ, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। हम यूं गए और यूं आए, बस आप हौसला रखें, कुछ भी नहीं होगा। वो उड़ते हैं। बुलबुल भी घर में ही बैठी थी, उसके पास भी भोजन खत्म हो चुका था। वो भी भोजन को लेकर बहुत परेशान थी। टुनटुना और कबूतर वहाँ आते हैं। बुलबुल बहन जल्दी चले हमारे साथ, गोरी के पत्थर लग गया है और उसका पंख घायल हो गया है, गहरी चोट आई है। परंतु कहाँ, ऐसी बारिश में कैसे चोट लग गई गोरी के? हम सब मिलकर पहाड़ों से भोजन लेने आए थे कि गोरी के चोट लग गई। भोजन तो मेरे पास भी नहीं है, क्या वहाँ भोजन मिला आपको? वहाँ ढेर सारे चावल हैं, आप भी ले लेना, परंतु जल्दी चलो। फिर वो सब वहाँ से पहाड़ों की तरफ चलते हैं। मैंने पट्टी कर दी है और खून भी रुक गया है, परंतु गोरी आपने उड़ना नहीं है, अगर उड़ोगी तो खून फिर से बहने लग जाएगा। दोस्तों, अब हम सब यहाँ से भोजन लेते हैं और गोरी को उठाकर घर ले जाते हैं। बेहतर यही है कि हम गोरी को रस्सी से बांधकर सब मिलकर उठाते हैं। वो भोजन लेते हैं और गोरी को रस्सी से बांधकर उठा लेते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, परंतु वो सब हिम्मत से काम लेते हैं। वो बारी बारी गोरी को उठा रहे थे और ऐसे ही वो गोरी के घर पहुंच जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब ने हमारी इतनी मदद की। जब मैं घर से निकला तो अकेला था और बहुत डर रहा था, फिर जब आप सबका साथ मिला तो मुझ में हिम्मत पैदा हुई और मैं अपने परिवार के लिए भोजन ला सका। जब तक हम सब इकट्ठे और साथ साथ हैं तो हमें कोई डर नहीं। गोरी भी अब पहले से बेहतर थी। आप दोनों अब भोजन लेकर जाएं, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। फिर कबूतर और टुनटुना वहाँ से अपना अपना भोजन लेकर उड़ते हैं। खुश थे क्योंकि वो अपने परिवार के लिए भोजन ढूंढने में कामयाब हो गए थे और उन्होंने तेज बारिश में सब कर लिया था। पापा आ गए, पापा आ गए। मैं आ गया, अपने बेटे के लिए चावल लेकर आ गया। आप ठीक है ना? फिर पापा चिड़िया रास्ते की सारी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। हम पक्षियों की जिंदगी भी बहुत मुश्किल है, कभी सूखे का डर तो कभी तेज बारिश का। रात होने को थी, बारिश का शोर तो जंगल के सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही था और वो सब खुशी खुशी अपना भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। दूर किसी जंगल में कालू कौवा और रानो चिड़िया रहते थे। कालू कौवा बहुत आलसी था, उसे हर समय बस अपनी ही चिंता रहती, जबकि रानो चिड़िया बहुत अच्छी थी। वो अपने साथ साथ दूसरों की फिक्र करती। अगर कोई पक्षी किसी मुश्किल में होता तो वो उसकी मदद कर देती। ऐसे रानो चिड़िया के मन को बहुत शांति मिलती। जबकि कालू कौवा खुद तो किसी की मदद ना करता, लेकिन खुद अगर उसे किसी की मदद की जरूरत होती तो तुरंत किसी पक्षी के पास चला जाता और रो धो कर अपना काम करवा लेता। ऐसे ही एक दिन कालू कौवे को एक पेड़ पर एक फल लगा दिखाई देता है। जैसे ही कालू कौवा वो फल खाने लगता है तो उसे पेड़ ऐसे कहता है, कौवे, मैं तुम्हें ऐसे अपना फल नहीं खाने दूंगा, तुम पहले मेरा एक काम करो। क्या काम पेड़ जी? ये मेरे साथ एक सूखी शाख लगी हुई है, तुम ये उतार दो, मुझे ये अच्छी नहीं लगती, फिर तुम मेरा फल खा लेना। पेड़ जी, क्या आपको मेरा विश्वास नहीं है? मैं आपकी सूखी शाख तभी निकाल सकता हूँ जब तुम मुझे अपना फल खाने दोगे। वो क्या है ना, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ, मेरे अंदर तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है इस समय। फल खाकर मैं आपकी सूखी शाख निकाल दूंगा। अच्छा, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ,
लेकिन तुम हाँ, जल्दी जल्दी से सारे काम खत्म करवाओ, गुड़िया की बारात आने में कुछ ही समय बचा है। अरे रानो, सब हो जाएगा, क्यों अपने आप को थका रही है? मेरे पास बैठ जा, थोड़ा आराम कर ले। नहीं माँ, अब तो गुड़िया की शादी के बाद ही आराम होगा, उससे पहले मुझे चैन कहाँ आएगा? अभी तो कितने सारे काम बाकी हैं। अरे आपने मुझे किन बातों में लगा लिया? मैं दर्जी के पास जाने वाली थी, गुड़िया का लहंगा फिटिंग करवा के भी तो लाना है, बारात बस आती ही होगी। ऐसे कहकर रानो जल्दी में निकल जाती है। वो तेज उड़ती है और जल्द ही दर्जी के पास पहुंच जाती है। गौरी बहन, जल्दी से मेरी गुड़िया का लहंगा दे दो, बारात बस आती ही होगी। हाँ रानो, बैठो 2 मिनट, मैं अभी लहंगा लेकर आती हूँ। गौरी लहंगा लेने के लिए अपनी सिलाई की दुकान खोलती है। वो लहंगा देखते ही चौंक जाती है। रानो, गुड़िया का लहंगा तो जल गया है। रात को बिजली चली गई थी, मैंने मोमबत्ती जलाकर काम किया और गलती से उसे बुझाना भूल गई। गौरी के मुंह से यह बात सुनते ही रानो के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो एक पल के लिए तो खामोश हो जाती है। गौरी, ये आपने क्या किया? अब मेरी बेटी क्या पहनेगी? उसकी शादी कैसे होगी? रानो, मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। हम गुड़िया के लिए दूसरा लहंगा लाएंगे। पता है गौरी, गुड़िया के ससुराल वालों ने वो लहंगा 20,000 का खरीदा था। अपना लहंगा ना देखकर वो क्या सोचेंगे? रानो, जो सोचना है सोचने दो, मगर अब लहंगा तो हम ही को खरीद के लाना होगा। आप चले मेरे साथ। ऐसे रानो को समझाते हुए गौरी उसे लहंगे की दुकान पर ले जाती है और वो कई तरह के लहंगे देखती है। रानो, अब बिल्कुल उनके जैसा लहंगा तो नहीं मिलेगा, हम यही ले लेते हैं, और वैसे भी बारात आती ही होगी। फिर वो वही लहंगा लेकर घर आते हैं। लड़के पक्षी वाले भी बारात लेकर आ गए थे। गुड़िया को तैयार कर मंडप में लाया जाता है। बेटा, हम जो लहंगा लाए थे वो तो गुड़िया ने पहना ही नहीं। माँ, आप पता करें इन्होंने हमारे लहंगे के साथ क्या किया है। रानो, जो लहंगा हम लाए थे वो कहाँ है? कहीं बेच कर तो नहीं खा गए? गौरी, जिसका डर था वही हुआ, इन्होंने तो लहंगे की बात छेड़ दी। बहन जी, गुड़िया आपका लहंगा पहने या हमारा, क्या फर्क पड़ता है? बस बच्चे की पसंद की बात थी तो हमने खरीद के पहना दिया। नहीं होगी कोई शादी जब तक गुड़िया हमारा दिया हुआ लहंगा न पहन ले। लड़के की माँ की यह बात सुनते ही रानो रोते रोते उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। बेटे, नहीं करनी मुझे तेरी शादी, इन गरीबों के बीच लहंगा तक बेच के खा गए, आगे आगे पता नहीं क्या करेंगे। हाँ माँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इतना महंगा लहंगा देखकर इनके मुंह में पानी आ गया होगा और बेच दिया। ऐसे बोलते हुए लड़के पक्षी वाले बारात वापस लेकर चले जाते हैं। गुड़िया अपने मंडप में रोती रह जाती है। चुप कर जाएं मेरी बेटी, चुप कर जाएं, जो भी हुआ है सब अच्छे के लिए हुआ है। रानो, गुड़िया की बारात चली गई, अब इसमें क्या अच्छा हो सकता है? गौरी, अभी तो बस ये शादी टूटने का दुख है, मगर इतने जालिम लोगों के घर मेरी बेटी चली जाती तो पता नहीं उसे क्या क्या झेलना पड़ता। मेरी बच्ची तो बच गई। इस तरह से रानो अपने आप को संभाल लेती है, मगर गुड़िया तो अभी तक सदमे में थी और ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। कोकी, बस लहंगे की वजह से चिंकू चिड़ा मुझे छोड़कर चला गया। गुड़िया, तू अभी भी उस शादी को नहीं भूली? सब कितना आगे बढ़ गए हैं, तू भी भूल जा और देखना एक दिन तेरी शादी दिल के बहुत अच्छे पक्षी से होगी। वो दोनों ऐसे बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर एक हवाई मोटर रुकती है। क्या मैं यहाँ से पानी पी सकता हूँ? वो क्या है कि मेरे पीने का पानी खत्म हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको जितना पानी पीना है उतना पी ले, क्योंकि हमारी नदी से पानी कभी खत्म नहीं होगा। अरे, आप तो बड़े मजाकिया हो, मुझे ऐसे पक्षी बहुत पसंद हैं। ऐसे कहकर विदेशी चिड़ा पानी पी लेता है। तभी उसकी नजर गुड़िया के मासूम चेहरे पर जाती है, जिसकी आंखों में पानी था। अरे, आपकी सहेली इतना उदास क्यों है? क्या हुआ है उन्हें? कोकी विदेशी चिड़े को सब बता देती है। विदेशी चिड़े को गुड़िया के हालातों पर बहुत दया आती है और वो उससे मन ही मन शादी
शादी करने का फैसला कर लेता है। मैं तो गुड़िया से ही शादी करूँगा, और वैसे भी एक न एक दिन शादी तो करनी है। अगर गुड़िया से होगी तो उनके और उनके परिवार का दुख भी शायद कम हो जाए। अरे आप कहाँ खो गए? हम जा रहे हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। विदेशी चिड़ा अपनी मम्मा के साथ गुड़िया के घर आता है। अरे आप तो वही हवाई मोटर वाले हो जो सुबह तालाब पर पानी पीने रुके थे। गुड़िया बेटी, आप इनको जानती हो? हाँ माँ, ये हमें सुबह तालाब पर मिले थे। रानू जी, हम आपकी गुड़िया का हाथ मांगने आए हैं। मेरे बेटे को आपकी गुड़िया बहुत पसंद आई। ये बात सुनकर गुड़िया चौंक जाती है। बहन जी, मैं अपनी गुड़िया की शादी अपने जैसे गरीब परिवार में करूँगी, ना कि अपने से ज्यादा बड़े लोगों के साथ। हम एक बार धोखा खाकर देख चुके हैं, फिर से वो गलती करना नहीं चाहते। देखें बहन जी, जो आपके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम उनमें से बिल्कुल नहीं हैं जो एक छोटी सी बात पर बारात वापस लेकर चले जाएं। वो लोग भी रिश्ते के समय बहुत अच्छे थे, मगर एंड टाइम पर सारी हदें तोड़ दी। वो मेरी बेटी को मंडप में छोड़कर चले गए। अब तो बहुत डर लगता है तुम्हारे जैसे अमीर पक्षियों से। अब आप भी जाएं यहाँ से, हमें माफ कर दें। रानो की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, मगर विदेशी चिड़ा तो कुछ भी करके गुड़िया से शादी करना चाहता था। वो गौरी कव्वी को लेकर रानो से बात करता है। रानो, ये जरूरी तो नहीं जो गुड़िया के साथ हुआ वो हर बार हो, इसलिए मैं तो कहती हूँ आप ये रिश्ता ले लें। रॉकी चिड़ा बहुत अच्छा है। गौरी बहन, आपने तो सब कुछ अपनी आँखों से देखा था, फिर मैं ये रिश्ता कैसे ले लूँ? ये तो उनसे भी ज्यादा पैसे वाले हैं। हाँ रानो, सब देखा मैंने और अब भी देख रही हूँ। मुझे इनकी आँखों में सच्चाई दिखती है। और तुम ही सोचो, गुड़िया की किस्मत से ज्यादा उसे कुछ नहीं मिलेगा। रानो को गौरी कव्वी की बातें ठीक लगती है और वो शादी के लिए मान जाती है। देखें बेटा, मेरी गुड़िया पहले ही शादी टूटने का दुख झेल चुकी है। आप ऐसा कभी मत करना, मेरी बस यही विनती है आपसे। नहीं आंटी जी, आप मुझ पर पूरा विश्वास करें, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। गुड़िया को बहुत खुश रखूंगा। फिर विदेशी चिड़े की शादी गुड़िया के साथ हो जाती है।